इस वक्त की अहम खबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। 2025 का भव्य आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तस्वीरें कार्यक्रम की आप देख लीजिए। सीएम शर्मा ने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित करके आत्मनिर्भरता की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल और अविनाश गहलोत भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में अविनाश गहलोत और संसदीय कानून मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहते हैं। समारोह का आयोजन जयपुर के भगवत सिंह मेहता सभागार HCM लोक प्रशासन संस्थान में किया गया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है और इसको लेकर के जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष योग्यजन पुरस्कार 2025 के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम की तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जिनको आवश्यकता है और आवश्यकता उनकी नहीं, आवश्यकता इस देश और प्रदेश और समाज की है। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि इसमें इतनी सारी अनेक प्रतिभा हैं जो अपने अपने क्षेत्र में वो अलग है। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ऐसे भाई बहनों की आप खासियत देखते होंगे, कोई ना कोई अलग से एक ना एक प्रतिभा उनके अंदर होती है जिसका लाभ सरकार को कैसे मिले, समाज को कैसे मिले, उनकी उस विशेष योग्यता का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। और आपने देखा होगा, आप देख लीजिए, आपके पड़ोस में कोई भी मेरा दिव्यांग भाई बहन होंगे, उनमें कोई ना कोई एक विशेष ही उसमें प्रतियोगिता होगी जो उसके नाम से वो जाना जाएगा। मैं आज आभार व्यक्त करूंगा विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का कि राजस्थान और हमारा देश दिव्यांगजनों की सर्वांगीण विकास के लिए रात और दिन लगा हुआ है। और ये राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने दिव्यांगजन ने, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे उसका सर्वांगीण विकास हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, नौकरियों में आरक्षण हो, इसमें सबसे अधिक उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसके लिए मैं पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, आप सब दिव्यांगजन भाई बहनों की ओर से निवेदन करता हूं, कर भी वो सब शक्ति दे, वो सब सामर्थ्य दे, वो सब सूझबूझ दे कि इसी तरह राजस्थान के सर्वांगीण विकास में निरंतर हमारा नेतृत्व लगा रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे रहे और हम सब उनके साथ राजस्थान इस अमृत काल में विकसित और समृद्ध बने, इसके लिए कर संकल्प रहे। पुनः मैं आप सबका आज इस दिवस पर बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः आप सबका जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ा अवसर है आज, जब पहले तो मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को आज, चूंकि 3 दिसंबर है और आज से ठीक 2 साल पहले जब विधानसभा चुनाव की मतगणना हुई, मतगणना में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
और वहीं से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के रूप में हमें एक मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने लगातार 2 साल में अच्छा काम किया, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के क्षेत्र में और सामाजिक न्याय अधिकार विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने और उनके मार्गदर्शन में लगातार ऐतिहासिक काम हुए हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी हुआ है। 1 लाख दिव्यांग साथियों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स पहली बार राजस्थान में वितरण करने का काम हो रहा है। समान अवसर नीति उपलब्ध कराई जा रही है। अगर कहीं भी कोई बिल्डिंग्स है जहां दिव्यांगों के लिए आने जाने में दिक्कत है तो उनके रैम्प्स और वो सब बनाने का काम भी हुआ है। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में और उनके निर्देश को प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी जिलों में जो हमारे लगभग 6 लाख के करीब दिव्यांग साथी हैं उन तक राजस्थान सरकार के विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को लिस्टेड किया जाएगा। यथासंभव मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में उनकी समस्याओं को पूरा करने का प्रयास आने वाले समय में निश्चित। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में भीषण मुठभेड़ हुई है। जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मौके से एसएलआर 303 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए नक्सलियों की पहचान के लिए पुलिस जुटी हुई है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर थी। दोपहर से 2-3 घंटे तक रुक रुक कर चला एनकाउंटर। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कई नक्सलियों के घायल होकर भागने की पुष्टि भी की है। क्षेत्र में लगातार सर्चिंग और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। घायल जवान का उपचार जारी है। हालात पूरी तरह से खतरे से बाहर है। प्रतिबंधित टीम गैर कानूनी माओवादी संगठनों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। वर्ष 2024 और 25 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 450 से अधिक माओवादी कार्यकर्ता डेड बॉडी रिकवर की गई। इसी क्रम में आज दिनांक जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना का आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कार्यकर्ता डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। मुठभेड़ स्थल से एसएलआर, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किया गया। सुबह से ही रिसर्च ऑपरेशन एसटीएफ, कोबरा बटालियन और डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी बीजापुर के द्वारा चलाया जा रहा था दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। वहाँ पर गंगनूर का क्षेत्र और वहाँ पर 7 नक्सलियों के बरामद हुए। एसएलआर, आदि हथियार बरामद हुए। उनके एक विशेष का विषय है कि हमारे डीआरजी बीजापुर के 2 जवान शहीद हुए। शहीद प्रधान आरक्षक मोनू बटाड़ी जी और शहीद आरक्षक कारू बोले जी। एक जवान जिनको थोड़ा खतरे से बाहर है लेकिन थोड़ा इंजरी हुई है, उनको इलाज प्राथमिक उपचार के उपरांत रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। नक्सल अभियान में हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है और उसमें ही उनके ही शौर्य, जवानों के ही पराक्रम, जवानों की दुर्गाओं की ताकत पर आज एक इतिहास देखा जा रहा है। और उसमें एक बड़ी बात, आज एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 7 नक्सली भी ढेर हुए हैं। और अब बात राजस्थान के जयपुर की, जहां पर विश्व दिव्यांगता दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि दिव्यांग बच्चे दया नहीं समर्थन के पात्र है और अवसर मिलने पर आकाश छूने की क्षमता भी रखते हैं। अभिव्यक्ति वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांग बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि उनकी मानसिक और संवेदी क्षमताएं कई बार सामान्य लोगों से ज्यादा होती है, बस उन्हें सही दिशा और प्रशिक्षण की जरूरत है। राज्यपाल ने दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 का उल्लेख करते हुए समाज से उनके अधिकारों, कौशल विकास और सुगमता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्रतिभावान दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल बात यहाँ पर कही गई है, खास तौर पर दिव्यांगजनों के लिए कि उनको किसी सहारे की नहीं, समर्थन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ज्यादातर आम नागरिक से ज्यादा दिव्यांगजनों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट जरूर दिया होता है और सभी में एक टैलेंट होता भी है, और ऐसे में जरूरत है उस टैलेंट को बाहर निकालने की और उसे सही दिशा देने की। और जब मौके मिलते हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई आसमान को छू सकता है। जयपुर में भारतीय दिव्यांग संघ के कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित होकर के काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग दिव्य क्षमता वाले होते हैं और हौसला रखे तो बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। राज्यपाल ने स्टीफन हॉकिंग, सुदीप्तो सेन और हेलन केलर के उदाहरण देते हुए कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं होते और अपनी बौद्धिक और मानसिक शक्ति बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपंग की जगह दिव्यांग शब्द प्रचलित करने को सकारात्मक कदम बताया और कहा कि दिव्यांगों को खुद को उत्कृष्ट मानते हुए हर क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है। जयपुर जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन पर अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने विशेष सतर्कता दल के साथ में सुखदेवपुरा, नाटाणीवाला, 12 मील, श्रीराम की नांगल और सांगानेर क्षेत्र में दबिश दी। कार्रवाई में रिहायशी इलाके से 740 वाणिज्यिक सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित मिले, जिनमें कई सिलेंडर खुले में रखे हुए थे। मौके से इलेक्ट्रॉनिक कांटे, गैस भट्टियां, ट्रांसफर नलिकाएं और रेगुलेटर सील कैप सहित अवैध रिफिलिंग के उपकरण भी बरामद हुए। टीम ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, एक नकारा वाहन, एक बिना नामांकित पिकअप और अवैध रसीद बुक भी जब्त की गई। तो कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। जिला रसद अधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। क्षेत्र से इनपुट्स आ रहे थे कि सघन आवासीय क्षेत्र में जो है वो अवैध रूप से सिलेंडरों का भारी तादाद में भंडारण हो रहा है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी टीम से हमने उसको सत्यापित करवाया, तो बिल्कुल सूचना ठीक मिली और वहाँ पर भंडारण बहुतायत मात्रा में गैस सिलेंडरों का था। तो हमने जो जयपुर जिला में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ऑपरेशन प्रवर्तन सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर, उसके तहत हम अवैध रिफिलिंग और अवैध भंडारण और आवासीय क्षेत्र में ऐसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं। उसी के तहत एक सतर्कता दल का गठन किया और हमने वहाँ पर जो दबिश दी और उसमें कुछ सिलेंडर जो वहाँ पर व्हीकल खड़े थे उस व्हीकल में के अंदर। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर एक अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई और लोगों के लिए रास्ता ही जाम कर दिया। 2 दिन पहले पिकअप जीप ने पानी पूरी ठेला लगाने वालों को टक्कर भी मारी थी। एक गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रही पिकअप ने 2 परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। मृतक के परिजन और स्थानीय लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो लगातार हादसों का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है आखिरकार ये कहर थमने का नाम कब लेगा। एक गंभीर घायल युवक की आज ही इलाज के दौरान मौत होती है, लेकिन सिर्फ ये एक लापरवाही की तस्वीर नहीं है। एक के बाद एक ये तस्वीरें लगातार हम आपको सच बेधड़क पर दिखा रहे हैं कि तेज रफ्तार और लापरवाही से किस तरह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। और अभी जो ये हादसा हुआ, मृतक के परिजन और स्थानीय लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। जोधपुर से ये खबर है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर ये तस्वीरें सिर्फ लोगों की भीड़ के रूप में नहीं है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है, जहां पर कभी भी मिलने की फिर उम्मीद नहीं होती, तो ऐसे में गम और गुस्सा दोनों ही देखने को मिलता है। तो ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि जब परिवार का कोई सदस्य जाता है
तो गुस्सा भी होता है, गम भी होता है। गुस्सा इसलिए क्योंकि लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम एक हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसने कुछ समय के लिए पूरे स्टेशन पर हड़कंप मचा दिया। ड्रिल की शुरुआत में ही 5 लोगों की मौत और कई घायल की सूचना फैलाई गई, जिसके बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार, रेलवे अधिकारी, चिकित्सा विभाग और आपदा राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। बाद में साफ हुआ कि ये प्रशासन द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में विभागों की कार्यक्षमता और रिस्पांस टाइम परखने के लिए की गई पूर्व निर्धारित मॉक ड्रिल थी। हालांकि मीडिया द्वारा पूछे गए सूचना समन्वय और टाइमलाइन के सवालों पर अधिकारी साफ तौर पर जवाब ही नहीं दे पाए। ड्रिल पूरी होने के बाद में स्टेशन पर हालात पूरी तरह से सामान्य हुए और गतिविधियां फिर से शुरू की गई। कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका रेस्पॉन्स टाइम किस प्रकार का रहा है और यदि कोई कमी पेशी होती है तो उसको कैसे सुधारा जाए, और इसका फीडबैक भी हम लोग विभागों को देते हैं। तो अब क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है तो इसके बाद हम लोग एनालिसिस करके और इसका फीडबैक शेयर करेंगे। सर, कुछ निरीक्षण भी किया है हॉस्पिटल और बस स्टैंड का, किस प्रकार की कमियां मिली हैं और क्या निर्देश दिए? देखिए, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आज दोनों जगह पर निरीक्षण किया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे पहले मैं गया था, वहाँ पर मेनली सफाई की कमी मुझे लगी, तो वो मैंने हमारे जो एमएस साहब हैं उनको मैंने कहा है, तो उसकी पालना हम लोग इंश्योर करेंगे। इसी के साथ जो हमारा मेन बस स्टैंड है डूंगरपुर का, जहाँ से काफ़ी आवाजाही रहती है, तो क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। बढ़ते हैं आगे। बसेड़ी इलाके के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। जिला कलेक्टर निधि बीटी ने बताया कि 9 दिसंबर की रात को पार्वती डैम से जिले की मुख्य पार्वती नहर में पानी छोड़ा जाएगा। इस निर्णय से नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने जल उपयोगिता संगम समिति के पदाधिकारियों और किसानों के साथ में चर्चा करके ये जानकारी साझा की और सभी किसानों से पानी की बूंद बूंद का सदुपयोग करने की अपील भी की है। प्रशासन, पुलिस और जल संसाधन विभाग मिल करके सुचारू जल वितरण की व्यवस्था संभालेंगे। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, विधायक संजय जाटव, एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। निर्णय से रबी सीजन की सिंचाई को गति मिलने की पूरी उम्मीद है। उन सभी के हितों को देखते हुए हमने 9 तारीख रात को बांध खोलने के लिए डिसाइड किया है, और इसमें साथ ही जो कुछ जगह पे नहर सफाई के भी काम करना है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जो किसानों ने जो मुद्दा उठाया, उसके बाद 2 काम सैंक्शन किए थे नरेगा से, और उसमें एक काम कंप्लीट हुआ है और दूसरा काम चल जाएगा, शुरू होके वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी कुछ काम को स्टेट लेवल पे बजट घोषणा के लिए भेजा गया है, जो भी नहर है उसको पक्का करने के लिए, और किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उनके आज जो भी एप्लीकेशन है उसको देख के कुछ पुलिया सैंक्शन करने के लिए भी डायरेक्शन। बढ़ते हैं आगे। धौलपुर में मंगलवार शाम चंबल पुल के पास में चलती ट्रेन से गिरने के कारण 20 साल के एनसीसी कैडेट की दर्दनाक मौत हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर के पहुंची, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। इसके बाद में शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान सत्यम बेटे योगेश चंद शुक्ला निवासी श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश के का रहने वाला है, उसके रूप में हुई। सत्यम अपने 106 साथियों के साथ में 22 नवंबर को दिल्ली से कोल्हापुर एनसीसी कैंप में गया था। कैंप समाप्त होने के बाद वह साथियों के साथ ट्रेन से दिल्ली की तरफ लौट रहा था। चंबल पुल के पास वह ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा ही था और इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर पड़ा। मतलब जो लड़का है सत्यम एनसीसी कैंडिडेट है, तो ये पता नहीं किस तरीके से कोई गेट पे था, कैसे था, कोई अनबैलेंस होकर के या ट्रेन का झटका पलटी लगने से अभी चलती ट्रेन से धौलपुर स्टेशन और चंबल के बीच गिर गया और गिर के चोटें आई हैं और उन चोटों के कारण इसकी मौत हो गई है। अब इसके घर वालों को सूचना दे दी गई है। घर वाले इसमें दिल्ली रहते हैं, तो वो घर वालों के आने के बाद पंचायतनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी
को सुपुर्द किया जाएगा। और वो जो भी इसके विषय में कोई भी जानकारी है वो जांच के बाद में जैसा भी होगा, ये जांच जारी है, बाद में। और अब बात दौसा की, जहां पर स्कूल बाल वाहिनियों की सुरक्षा को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सचिव और एडीजे संतोष अग्रवाल ने यातायात पुलिस के साथ में जिरोता मोड़ स्थित विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई वाहनों में सीसीटीवी, जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स, पैनिक बटन और फायर सेफ्टी जैसे अनिवार्य सुविधाएं पूरी तरह से नदारद मिलती है। कई वाहन सफेद रंग में चल रहे थे, जबकि नियम अनुसार बाल वाहिनियों का पीला रंग होना बेहद जरूरी है। वाहनों पर स्कूल का नाम, पता और संपर्क नंबर तक दर्ज नहीं था। निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग ने मौके पर ही चालान जारी किए। सचिव ने स्कूल प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट और रालसा के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सुरक्षा मानकों को तुरंत पूरा करने के साफ निर्देश दिए। ये कार्रवाई बच्चों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि दौसा में स्कूल बसेस का अचानक से औचक निरीक्षण होता है और क्या कुछ खामियां हैं वो देखी जाती है। तमाम अधिकारी वहां पर, जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस वहां पर मौजूद रहती है। तो ऐसे में ये तस्वीरें वाकई में अच्छी है, क्योंकि ये तस्वीरें संदेश देती है कि आप बच्चों की सुरक्षा के लिए कितने ज़्यादा अवेयर है, जागरूक है। स्कूल बाल वाहिनी ये तमाम आप देख सकते हैं जो खड़ी है, वहाँ पर कितने प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। उनकी ज़िंदगी को लेकर के गंभीरता के साथ में यहाँ पर औचक निरीक्षण किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि क्या वहाँ पर जो प्रशासन जिम्मेदार है वो पूरी तरह से तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा रहा, जिसमें आवेदन अवधि 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन कर दी गई है। जन विश्वास उपबंधों में संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिली और जिसके तहत कई कानूनों में जेल की सजा हटा करके आर्थिक दंड का विकल्प भी लागू किया गया है। प्रवासी राजस्थानी लोगों के लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी और इसके तहत NRR इन्वेस्टमेंट सेल स्थापित होंगे। सरकार ने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी, जिससे खुदरा और थोक व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो वहीं किशनगढ़ एयरपोर्ट को जयपुर के वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का फैसला भी कैबिनेट ने मंजूर किया है, जिसके लिए 15 एकड़ जमीन निःशुल्क दी जाएगी। तो एक एक करके पॉइंट भी आप देख सकते हैं सच बेधड़क की स्क्रीन पर कि क्या महत्वपूर्ण कैबिनेट के फैसले हुए। कार्यक्रम जो है उसकी विस्तृत चर्चा हुई है। शीघ्र आपके समझ कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आएगी। मंत्री लोग परिवार वाले जिलों में रहेंगे, अपने खुद के गृह जिलों में भी रहेंगे, अपनी विधानसभाओं में रहेंगे। इसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र आपको आजकल में मिल जाएगा। योगराम जी, जो है क्योंकि दिल्ली गए थे सीएम साहब, जब देखिए पीएम साहब का कार्यक्रम जब भी बनेगा हम शीघ्र आपको इस संबंध में इत्तला करेंगे। अभी इस स्तर पर इस संबंध में कुछ कहना ठीक नहीं। योगराम जी, मंत्रियों के जो कार्यक्रम तय हुए हैं जिसकी आप कह रहे हो शीघ्र साझा करेंगे, वो नाम से हुए हैं या पदनाम से शेयर हुए हैं? देखिए परिवार वाले जिलों में जैसे प्रेस वार्ता लेनी है, कुछ जिले का कार्यक्रम बताना है, तो परिवार वाले जिले सभी मंत्रियों को फिक्स है। फिर खुद के जिले वो सब फिक्स है और खुद की विधानसभा, ये 3 स्तर पर मंत्री भी जाएंगे विधायक की तरह, और ये कार्यक्रम शीघ्र बढ़ रहा है, शीघ्र आपको प्रचारित करें। आज मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उसी को उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपनी मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं
वो इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा, और साथ ही कि उनसे लाइजनिंग के लिए, उनसे लगातार संपर्क के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्टमेंट लाइजन ऑफिसर भी निवेश प्रस्तावों की निगरानी प्रवासी मिलन कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। और विशेष ये कि इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ उद्देश्य ये कि हम चाहते हैं कि प्रवासी राजस्थान उन क्षेत्रों में भी जहां राजस्थान और आगे क्षेत्र में बढ़ सकता है उसमें निवेश करें। विशेष जैसे चिकित्सा क्षेत्र में पीपी मॉडल है, संयुक्त अनुसंधान है, टेलीमेडिसिन है, जिसका बड़ा भविष्य है। तो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कि जितने हमारे प्रवासी समुदाय हैं उनके योगदान को सम्मानित भी किया जाए। उसके लिए प्रवासी राजस्थान दिवस है, उसका भी